हेलो एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड CSJT सलूजा वेलकमिंग यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल है बच्चे आप सबके? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो से बच्चे हम लोग अपने ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉस, जो कि हमारा CS एग्जीक्यूटिव का सबसे पहला सब्जेक्ट है ग्रुप 1 का, उसके रिवीजन लेक्चर सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो से हम लोग आगे आने वाले पूरे 1 महीने तक हम लोग ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉस के जो टोटल 17 चैप्टर्स हैं, उन सारे चैप्टर्स की रिवीजन वीडियोस को कवर करेंगे। इन पर्टिकुलर रिवीजन वीडियोस को हम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कवर करेंगे, जिससे कि आपको पता लगे कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ उन क्वेश्चंस के जो प्रॉपर आंसर्स आपको फ्रेम करने होंगे एग्जाम्स में, उसकी भी प्रैक्टिस आपको इसी रिवीजन लेक्चर के थ्रू हो जाएगी। मैं यहाँ पे अराउंड आप ऐसे मान के चलिए कि हर एक पर्टिकुलर चैप्टर की 2 वीडियोस अपलोड करूँगा, और हर पर्टिकुलर वीडियो में हम 4, 5, 6 अराउंड 4 to 6 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हर वीडियो में, हर एक चैप्टर के। इस तरीके से अगर मैं 2-2 वीडियोस को काउंट करूं तो टोटल हम लोग 10 से 12 क्वेश्चंस को कवर किया करेंगे हर पर्टिकुलर चैप्टर के। और ये पर्टिकुलर सीरीज आपकी नेक्स्ट 1 मंथ तक चलेगी, जिससे कि आपकी ये टोटल 17 चैप्टर्स, टोटल के टोटल सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएं। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, वो ये होती है कि उनको लैंग्वेज समझ में आ जाती है, उनको ये समझ में आ जाता है कि कंटेक्स्ट क्या है, लेकिन उसको आंसर्स के तौर पे फ्रेम करने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और उनको ये बड़ी दिक्कत होती है कि सर क्वेश्चन जब हमारे सामने आते हैं तो हमको ये तो पता होता है कि इसका आंसर क्या है, लेकिन लिखने में बड़ा इशू है। ये नहीं समझ में आता कि किस तरीके की लैंग्वेज को यूज़ करें। अच्छा, हम जब लिखने बैठते हैं तो हम भावनाओं में कुछ ज़्यादा ही बह जाते हैं और हम लेमैन लैंग्वेज पे उतर आते हैं, और लेमैन लैंग्वेज हमारे एग्जाम्स में सूटेबल नहीं है। ध्यान रखिएगा, हमारा इंस्टीट्यूट हमसे ये चाहता है कि आप स्टेटमेंट्स अपने वर्ड्स में फ्रेम करें। कोई एज सच रट्टाफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये ना सोचिए कि हम लर्न करके लिखेंगे, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, लॉ की लैंग्वेज इतनी टिपिकल है कि आप उसको लर्न करके नहीं लिख सकते। इतना सारा मैटर आप लर्न नहीं कर सकते। हाँ, बट जब हम पढ़ते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट्स होते हैं, जिनको हम हाईलाइट भी करेंगे। और वो वर्ड्स, वो की हाईलाइटेड पॉइंट्स, हमको उनको ध्यान रखना है। और जब हम अपना स्टेटमेंट फ्रेम कर रहे होंगे तो हम उन पर्टिकुलर कीवर्ड्स पे बहुत फोकस करेंगे, जिससे कि हमारी लैंग्वेज बिल्कुल लेमान लैंग्वेज ना लगे, कुछ टर्म्स ऐसे यूज हो जो सच में लॉ के टर्म्स हो। तो आइए इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज का सबसे पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आज जो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में चैप्टर के क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं, द नेम ऑफ द चैप्टर इज इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। तो बच्चे, मैं फिर से आपको याद दिलाऊं, इस इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के हम 2 क्लासेस करेंगे, एक आज, एक नेक्स्ट डे। होप सो मैं आपको डेली एक वीडियो अपलोड करके दूंगा इसकी। अगर डेली नहीं आएगी तो बीच में कुछ वीडियोस 1 दिन के गैप में आ सकती है, बट मैं टाइम फिक्स कर दूंगा और उसी टाइम पे आपको ये पर्टिकुलर वीडियोस हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का सबसे पहला क्वेश्चन जो हम आज डिस्कस करेंगे, वो कौन सा लिखा हुआ है? देखिए, लिखा हुआ है, व्हाट आर द नीड एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन हमसे 2 चीज़ें पूछता है कि सर जो ये इंटरप्रिटेशन हम करते हैं, स्टैट्यूट्स मीन्स स्टैचुटरी लॉ। स्टैचुटरी लॉ का मतलब कि हम ऐसे भी बोलते हैं पार्लियामेंट्री लॉज। और ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे पार्लियामेंट्री लॉज हो, कुछ स्टेट लेजिस्लेटिव लॉज भी होते हैं, उनको भी हम इंटरप्रेट करते हैं इन्हीं रूल्स के थ्रू। और कहते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स हमको बहुत सारे रूल्स बताता है, जिसके बेसिस में हम एक पर्टिकुलर लॉ की लैंग्वेज को इंटरप्रेट करते हैं। और हमसे अब ये सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या मेन ऑब्जेक्टिव है इस इंटरप्रिटेशन का, व्हाट इज द नीड बिहाइंड दिस इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए आंसर देखिए क्या लिखा है। कहते लिखा, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, मार्क करिएगा, इज टू डिस्कवर द ट्रू इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर। जो पॉइंट्स मैं हाईलाइट करा रहा हूं बच्चे, उनको बहुत फोकस करिएगा। जो वर्ड्स में सर्कल करूंगा उनको बहुत फोकस करिएगा, क्योंकि यही एग्जाम में आपको बार बार रिवाइज करके लिखने को मांगेगा आपसे ICSI। तभी हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि सबसे पहली लाइन में लिखा है कि जो मेन ऑब्जेक्टिव हो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का, वो क्या है? इज टू डिस्कवर द ट्रू इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर मतलब हम यहाँ पे कहते हैं कि लॉ मेकर ने किस इंटेंशन से एक पर्टिकुलर लॉ को लिखा है, हमको वो जानना है। और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के थ्रू हम वो जानने की कोशिश करते हैं कि लॉ मेकर ने ये स्टेटमेंट क्यों लिखा होगा। ठीक है, कहते हैं, एंड वेयर द इंटेंशन कैन बी अनडाउटेडली असर्टेन्ड, द कोर्ट्स आर बाउंड टू गिव इफेक्ट टू इट रिगार्डलेस ऑफ देयर ओपिनियन अबाउट इट्स परसेप्शन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट। कहते हैं यहाँ पे बोला गया कि जब हम इंटरप्रिटेशन करते हैं तो हम ऐसे बोलते हैं कि कोर्ट लॉ की इंटरप्रिटेशन सबसे बेस्ट करता है। लाइक सुप्रीम कोर्ट इज द बेस्ट इंटरप्रिटेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सेम उस तरीके से हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब एक पर्टिकुलर लॉ मेकर किसी स्टेटमेंट को लॉ में यूज करता है, और अगर हम उसको इंटरप्रेट करें और इंटरप्रेट करने के बाद कोई डाउट अराइज ना हो, उसका मीनिंग बिल्कुल क्लियर कट समझ में आए, तो यहां रिक्वेस्ट की गई है कोर्ट से कि कोर्ट आप जबरदस्ती कोई ओपिनियन फ्रेम ना करिएगा विच इज कॉन्ट्रेरी टू द इंटेंशन ऑफ द लॉ।
विच इज कॉन्ट्रेरी टू द इंटेंशन का मतलब है कि कोई ऐसा परसेप्शन ना क्रिएट करिएगा, आप अपने ओपिनियन को लॉ के ऊपर ना ले जाइएगा। अगर लॉ की लिखी हुई लैंग्वेज बिल्कुल क्लियर कट आपको जवाब दे रही है तो आप उसको अडॉप्ट करिए, भले आपको वो जवाब पसंद हो या ना। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम लॉ को इंटरप्रेट करते हैं तो हमारे बैक ऑफ द माइंड लॉजिक कुछ और चल रहे होते हैं, लेकिन लॉ मेकर जिस इंटेंशन से वो लॉ लिख रहा है उसका इंटेंशन कुछ और होता है, और हम जबरदस्ती अपने लॉजिक को फिट करने के चक्कर में लेजिस्लेचर की इंटरप्रिटेशन गलत कर देते हैं। तभी यहां पे बोला गया वेयर द इंटेंशन कैन बी अनडाउटेडली असर्टेन। अगर किसी पर्टिकुलर लॉ मेकर की इंटेंशन पढ़ने के बाद, लॉ में लिखे वर्ड्स को पढ़ने के बाद क्लियर कट आपको समझ में आ जाए तो द कोर्ट्स आर बाउंड टू गिव इफेक्ट टू इट। तो कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसी इंटरप्रिटेशन को वो प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लाई करे, फिर भले ही रिगार्डलेस ऑफ देयर ओपिनियन, फिर उनका पर्सनल ओपिनियन जो मर्जी हो, वो जो मर्जी परसेप्शन क्रिएट करें, उससे लेना देना नहीं होगा। इसका मतलब हम ऐसे भी कहना चाहते हैं कि कोर्ट जबरदस्ती इंटरप्रिटेशन करके किसी लीगल लैंग्वेज को चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, कहता है द नीड फॉर स्टैचुरी इंटरप्रिटेशन अराइजेस टू अनफोल्ड द मीनिंग ऑफ अ स्टैचुरी प्रोविजन विच इज नॉट क्लियर एज टू द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर। कहते हैं जहां अगर हम ध्यान से देखें तो सर जो हमारा जो लॉ है वो लिखित है, वो रिटन है, कोडिफाइड है, और लिखे हुए लॉ में लैंग्वेज यूज होती है, और लैंग्वेज में बहुत सारे परसेप्शंस क्रिएट हो सकते हैं। लैंग्वेज एम्बिगुअस हो सकती है, एम्बिगुअस होने का मतलब है कि डबल मीनिंग क्रिएट हो सकते हैं एक पर्टिकुलर वर्ड से। तो इन दैट सिचुएशन इंटरप्रिटेशन हमको हेल्प करता है कि लॉ मेकर ने जो स्टैच्यूटरी प्रोविजन डाला, लॉ में जो प्रोविजन लिखा, वो किस बेसिक पर्पस से, क्या दिमाग में रखते हुए उस पर्टिकुलर प्रोविजन को लिखा गया। तो हम एक तरीके से अभी पहले पैराग्राफ से ये भी समझ सकते हैं कि इंटरप्रिटेशन हमको एक्चुअल में ये बताता है कि लॉ मेकर ने जब लॉ लिखा तो उसके लिखने के पीछे क्या इंटेंशन था, वो किस चीज को कवर करना चाहता था। तभी देखिए पहला पॉइंट लिखा है द इनैक्टेड लॉज आर ड्राफ्टेड बाय लीगल एक्सपर्ट्स बट दे आर एक्सप्रेस्ड इन लैंग्वेज। कहते हैं ये बात तो सच है कि जितने भी लेजिस्लेटिव लॉज होते हैं वो सब कौन इनैक्ट करता है, दे आर इनैक्टेड बाय लीगल एक्सपर्ट। वो अपनी अपनी फील्ड में जो एक्सपर्ट्स हैं वो लॉ मेकर उस पर्टिकुलर लॉ को फ्रेम करते हैं, लेकिन बट दे आर एक्सप्रेस्ड इन लैंग्वेज। लेकिन वो जितना भी मैटर लिखते हैं वो एक लैंग्वेज है। कहते हैं नो लैंग्वेज इज सो परफेक्ट एज टू लीव नो एम्बिग्विटीज। और हम ऐसे कहते हैं कि कोई भी लिखी हुई लैंग्वेज इतनी परफेक्ट नहीं हो सकती कि उसमें कोई डाउट ही अराइज ना हो। बिल्कुल डाउट अराइज हो सकते हैं। ठीक है, कहते हैं स्टैच्यू इज अ रेगुलेशन ऑफ द लेजिस्लेचर। कहते हैं लॉ मेकर जब लॉ बनाता है तो वो उस लॉ से चीजों को रेगुलेट करने की कोशिश करता है, चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। जब भी कोई भी लॉ बनाया जाता है तो किसी एक प्रैक्टिस को कंट्रोल करने के लिए ही वो लॉ बनाया जाता है। ठीक है, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि लेजिस्लेचर जब कोई लॉ बनाता है तो उसके पीछे मेन इंटेंशन होता है चीजों को कंट्रोल करना, चीजों को रेगुलेट करना। क्या करना? चीजों को रेगुलेट करना। ठीक है, कहते द इंटेंट ऑफ द लेजिस्लेचर हैज टू बी गैदर्ड नॉट ओनली फ्रॉम द लैंग्वेज बट ऑल्सो फ्रॉम द सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस दैट प्रिवेल्ड एट द टाइम व्हेन दैट पर्टिकुलर लॉ वाज इनैक्टेड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि हम ऐसे कहते हैं कि जब हम लॉ को इंटरप्रेट करते हैं तो आज की करंट सिचुएशन को देखते हुए लॉ को इंटरप्रेट करना गलत होता है। एक प्रिंसिपल है, जो प्रिंसिपल हमको ये बोलता है कि जिस टाइम लॉ बनाया गया था उस टाइम क्या सर्कमस्टांसेस थे, उस टाइम क्या सिचुएशन थी, उस सिचुएशन को पहले जानो, उस सिचुएशन को पहले जानो और उस सिचुएशन को एनालाइज करने के बाद इंटरप्रेट करने की कोशिश करो कि लॉ मेकर ने अपनी लैंग्वेज में क्या लिखा है। क्योंकि जब लॉ मेकर लॉ लिख रहा होता है तो वो अपने सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रखते हुए लॉ बनाता है। अगर हमको ये पता लग जाए कि उस टाइम सर्कमस्टांसेस क्या थे तो उस बेसिक सिचुएशन में हमको ये पता लग जाता है कि हाँ ये पर्टिकुलर लॉ क्यों फ्रेम किया गया था। ठीक है, फिर थर्ड नंबर पे क्या कहते हैं, इफ एनी प्रोविजन ऑफ द स्टैच्यू इज ओपन टू टू इंटरप्रिटेशन। कह रहे मान लीजिए कि कोई एक पर्टिकुलर लॉ है और उस लॉ के किसी प्रोविजन में दो तरीके की इंटरप्रिटेशन निकल रही है, एक प्लस एक माइनस, एक एक्स एक वाई। समझ में नहीं आ रहा, दो इंटरप्रिटेशन जो दोनों आपस में अपोजिट है लेकिन एक ही लैंग्वेज से निकल रही है, अब किसको एक्सेप्ट करें, इसको या इसको। तो कहते हैं इफ एनी प्रोविजन ऑफ द स्टैच्यू इज ओपन फॉर टू इंटरप्रिटेशन द कोर्ट हैज टू चूज दैट इंटरप्रिटेशन व्हिच रिप्रेजेंट्स द ट्रू इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर। कहते हैं जब कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पे आपके पास इंटरप्रिटेशन करने के दो तरीके हैं या दो आउटकम निकल रहे हैं इंटरप्रिटेशन के, तो आप उस इंटरप्रिटेशन को एक्सेप्ट करिए जो लेजिस्लेचर के इंटेंशन के साथ बेस्ट सुटेबल है। ध्यान रखिए, हम ये जानना चाहते हैं कि लॉ मेकर ने ये लॉ क्यों लिखा और लॉ मेकर ने जो ये लॉ बनाया वो क्यों बनाया, उसके पीछे क्या रीजन था, और वो रीजन हमको तभी पता लगेगा जब हम उसकी लैंग्वेज को प्रॉपर्ली इंटरप्रेट करेंगे। ठीक है, कहते हैं तो ये तो एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि दिस इज द नीड। ये जो 3 पॉइंट हम लोगों ने पढ़े ये नीड थी इंटरप्रिटेशन की।
ये क्या है, नीड है इंटरप्रिटेशन की। क्यों? क्योंकि हम ऐसे बोलते हैं कि लॉ मेकर ने लैंग्वेज यूज़ की है, लैंग्वेज एम्बिग्विटी के साथ हो सकती है, लैंग्वेज एम्बिगुअस हो सकती है, और एम्बिगुअस होने में हमको इंटरप्रिटेशन करनी पड़ेगी। कहते हैं लेजिस्लेचर के थ्रू लॉ मेकर लॉ के थ्रू रेगुलेशन करना चाहता है, और लॉ मेकर जब लॉ के थ्रू रेगुलेशन करता है तो वो सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस को देखते हुए लॉ बनाता है। तो हमको इंटरप्रिटेशन करते समय उस पर्टिकुलर सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस की भी जरूरत पड़ेगी, तभी हम ये बोलते हैं कि ये नीड है ऑफ इंटरप्रिटेशन। अब कहते हैं ऑब्जेक्टिव, कहते हैं द ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंटरप्रिटेशन दस इन ऑल केसेस इज टू सी, कहते हैं जो मेन ऑब्जेक्टिव है इंटरप्रिटेशन का वो क्या है, इज इन ऑल केसेस इज टू सी व्हाट इज द इंटेंशन एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ड्स यूज्ड। कि एक पर्टिकुलर लॉ मेकर ने अगर एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट लिखा है तो उस स्टेटमेंट को लिखने के पीछे उसका इंटेंशन क्या था। द वर्ड्स ऑफ द स्टैच्यू आर टू बी इंटरप्रिटेटेड एज टू असर्टेन द माइंड ऑफ द लेजिस्लेचर फ्रॉम द नेचुरल एंड ग्रामेटिकल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स विच इट हैज यूज्ड। मार्क करिएगा, हम जानना चाहते हैं कि लॉ मेकर के दिमाग में क्या चल रहा था जिस टाइम उसने ये लॉ लिखा, ऐसी क्या सिचुएशन थी कि लॉ मेकर ने ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट को यूज किया। ठीक है, कहते हैं वेयर हाउएवर द वर्ड्स आर क्लियर, कहते हैं लेकिन अगर कभी भी आप लॉ की इंटरप्रिटेशन करें और लॉ की इंटरप्रिटेशन करते समय आपको ये पता लगे कि लॉ में जो वर्ड्स लिखे हैं वो बिल्कुल क्लियर है, कोई भी डबल मीनिंग इंडिकेट नहीं हो रहा, बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ रहा है कि लॉ मेकर क्या लिखना चाहता था, देयर इज नो एम्बिग्विटी, किसी भी तरीके की एम्बिगुअस लैंग्वेज का यूज नहीं हुआ, एंड द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर इज क्लियरली कन्वेड, और लेजिस्लेचर जो कहना चाहता था, जो इस इंटेंशन से उसने लॉ लिखा है वो बिल्कुल प्रॉपरली कन्वे किया गया है, एंड देयर इज नो स्कोप फॉर द कोर्ट टू इनोवेट। उस सिचुएशन में कोर्ट के पास कोई स्कोप नहीं होगा कि वो जबरदस्ती इंटरप्रिटेशन करके और टेक अपॉन इटसेल्फ द टास्क ऑफ अमेंडिंग और ऑल्टरिंग द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। सर कोर्ट उस सिचुएशन में लॉ को बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। सर यहां पे ये पॉइंट ये कहता है हमको कि जबरदस्ती इंटरप्रिटेटर, कौन? इंटरप्रिटेटर वो पर्सन है जो लॉ को इंटरप्रेट कर रहा है। इंटरप्रिटेटर एक तरीके से यहाँ पे कोर्ट के लिए यूज किया मैंने, क्योंकि कोर्ट लॉ को इंटरप्रेट करती है और ऐसे बोला जाता है कि जितने भी इंटरप्रिटेटर हैं उनको बोला गया कि आप इंटरप्रिटेशन करते समय अगर लैंग्वेज बिल्कुल क्लियर कट जवाब दे रही है तो जबरदस्ती उसमें चीज़ों को ऐड ना करें, जबरदस्ती चीज़ों को उसमें से निकालें ना, अमेंडमेंट ना करें, जो लिखा है एज इट इज उसको इंटरप्रेट करें। ठीक है, कहते हैं इन दैट सिचुएशन द जजेस शुड नॉट प्रोक्लेम दैट दे आर प्लेइंग द रोल ऑफ अ लॉ मेकर। कहते हैं साफ साफ बोल दिया गया कि जजेस को बोल दिया गया कि अगर लॉ बिल्कुल क्लियर कट एक चीज को क्लियरली स्पेसिफाई करता है, क्लियरली कन्वे करता है, तो जज को खुद लॉ मेकर बनने की जरूरत नहीं है। जज का काम है लॉ, बने हुए लॉ को इंटरप्रेट करना, लोगों को बताना कि लॉ मेकर क्या कहना चाहता था, लेकिन खुद वो लॉ नहीं बनाने लग जाएंगे। दे हैव टू रिमेंबर दैट देयर इज अ लाइन दाउ थिन, कहते हैं भले एक पतली सी छोटी सी लाइन है विच सेपरेट्स एडजुडिकेशन फ्रॉम लेजिस्लेशन। एडजुडिकेशन का मतलब है कोर्ट में होने वाली प्रोसीडिंग्स और लेजिस्लेशन का मतलब है लॉ मेकिंग। देयरफॉर दैट लाइन शुड नॉट बी क्रॉस्ड। दोनों के बीच में एक लाइन है, ऑल्दो है, सबसे बड़ी बात है कि लाइन है, दोनों में डिफरेंस है, दोनों का काम अलग है। ठीक है, now coming upon the most important question, that is write a short note on a primary rule of interpretation on the following। आपसे एक रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन का एक्सप्लेनेशन मांगा गया है और आपको यहाँ पे रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन एक प्राइमरी रूल है। हम ऐसे बोलते हैं जो रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। और कहते हैं इसमें प्राइमरी में भी बहुत सारे हैं, लाइक लिटरल कंस्ट्रक्शन, रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, रूल ऑफ जस्टिस जनरस, इस तरीके से कुछ सेकेंडरी रूल्स भी होते हैं। लेकिन हमसे यहाँ पे जो पूछा गया है वो प्राइमरी रूल के बारे में पूछा गया, और स्पेसिफिकली कौन सा रूल के बारे में? कहते हैं रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। कहते हैं ये कौन सा रूल है? कहते हैं ये एक प्राइमरी रूल है, सबसे पहला फोरमोस्ट रूल है जो सबसे ध्यान रखना होगा हर एक इंटरप्रिटेटर को लॉ को इंटरप्रेट करते समय। कहते हैं ये पर्टिकुलर रूल इतना सिंपल रूल है, ये कहता है प्लेन मीनिंग रूल। कहते हैं बिल्कुल नॉर्मल तरीके से लॉ को पढ़िए, लॉ को पढ़ते समय मीनिंग असर्टेन करिए कि ये लॉ मेकर क्या लिखते, लॉ मेकर ने लिखते समय क्या सोच कर ये लॉ लिखा था, और जो चीज़ उसने लिखी है एज इट इज़ उसको इंटरप्रेट करिए। उसमें चीज़ों को ऐड ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को मिस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर लॉ मेकर ने एक कॉमा भी लगाया है तो किसी पर्पस से लगाया होगा, आप उस पर्पस को जानिए। कोई नई चीज़ ऐड ना करिए, कोई एग्जिस्टिंग चीज़ को हटाइए ना, चीज़ों को अमेंड ना करिए, प्लेन मीनिंग दीजिए जो भी लॉ मेकर ने लिखा। आइए देखते हैं क्या लिखा है। कहते हैं लिटरल रूल मीन्स टू गिव टू द वर्ड्स देयर ऑर्डिनरी, नेचुरल एंड ग्रामेटिकल मीनिंग। कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट तीन वर्ड्स हैं, ऑर्डिनरी, नेचुरल एंड ग्रामेटिकल मीनिंग। कहते हैं ये क्या कहना चाहते हैं? कहते हैं ये कहना चाहते हैं कि जो लिटरल रूल है वो ये कहता है टू गिव टू द वर्ड्स
जब कोई भी लॉ मेकर अपने लॉ में, अपने लिखते समय लॉ में कोई भी वर्ड यूज करता है तो उस वर्ड को बिल्कुल ऑर्डिनरी मीनिंग दीजिए, बिल्कुल नेचुरल मीनिंग दीजिए। प्राइमा फेसी टू रीड द स्टैचुरी लैंग्वेज ग्रामेटिकली इन द ऑर्डिनरी एंड प्राइमरी सेंस विच इट बियर्स इन दिस कंटेक्स्ट विदाउट एनी ओमिशन और एडिशन। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, विदाउट एनी ओमिशन और एडिशन। फिर से ध्यान से देखिएगा, कहते हैं लिटरल रूल मीन्स टू गिव टू द वर्ड्स देयर ऑर्डिनरी, नेचुरल एंड ग्रामेटिकल मीनिंग टू रीड द स्टैचुरी लैंग्वेज। कहते हैं जब भी आप लॉ की लैंग्वेज को पढ़िए, हर वर्ड को एक ऑर्डिनरी मीनिंग दीजिए, एक नेचुरल मीनिंग दीजिए, जो मीनिंग उस सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस में यूज किया जा रहा है, ग्रामेटिकली इन द ऑर्डिनरी एंड प्राइमरी सेंस विच इट बियर्स इन इट्स कंटेक्स्ट। क्योंकि जब लॉ मेकर लॉ लिखता है, अगर उसका इंटेंशन कुछ और बताने का होगा तो वो क्लियरली स्पेसिफाई करेगा। तो आपको स्टार्टिंग में लॉ पढ़ते समय बेसिक रूल ध्यान रखना है कि सारे वर्ड्स को एक नेचुरल मीनिंग दीजिए, एक प्लेन ऑर्डिनरी मीनिंग दीजिए, ठीक है। कहते हैं इट मीन्स टू मेक द वर्ड्स एज द लेजिस्लेचर हैव गिवन देम। कोशिश करिए, ये पर्टिकुलर रूल हमको ये कोशिश करने, ये हेल्प करता है हमारी को कि जो लॉ मेकर ने जिस इंटेंशन से वर्ड को लिखा, हम उसी इंटेंशन से उसको पढ़ सकें। एंड टू टेक द मीनिंग विच द वर्ड्स गिवन नेचुरली इम्प्लाई unless where construction of those words is either by the preamble or by the context of the word in question directs us to do so। कहते हैं जब तक लॉ मेकर की लिखी हुई लैंग्वेज खुद हमको कुछ और इंटरप्रेट करने का इशारा ना दे, तब तक आपको प्लेन मीनिंग ही इंटरप्रेट करना है। कहते हैं अगर लॉ मेकर कुछ और इंटरप्रेट करने का इशारा कर रहा होगा तो हम देखेंगे कि लॉ मेकर किस इंटेंशन से इसको लिखने की कोशिश कर रहा था, या हम इसके मीनिंग को और एक्सपैंड करें या ना करें। लेकिन जब तक लॉ मेकर ऐसा कोई इशारा ना दे, तब तक आपको बिल्कुल प्लेनली, ऑर्डिनरी सेंस में, नेचुरल सेंस में, ग्रामेटिकल वे में इसको रिप्रेजेंट करना है, इसको इंटरप्रेट करना है, ठीक है। कहते हैं द बेसिस ऑफ द प्लेन मीनिंग रूल, मार्क करिएगा, यहां लिख भी दीजिएगा प्लेन मीनिंग रूल, कहीं एग्जाम में इसी नाम से ना पूछ लिया जाए, तभी लिखा प्लेन मीनिंग रूल। कहते हैं द बेसिस ऑफ द प्लेन मीनिंग रूल इज दैट ऑब्जेक्ट ऑफ ऑल इंटरप्रिटेशंस बीइंग टू नो व्हाट द लेजिस्लेचर इंटेंडेड। कहते हैं ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है सर, कि ये रूल हमको ये कहना चाहता है, ये बताना चाहता है, ये बताने में हमारी हेल्प करता है कि लेजिस्लेचर का लॉ लिखने के पीछे इंटेंशन क्या था। Whatever was the intention of the legislature has been expressed by it through words which are to be interpreted according to the rules of grammar। और ये बिल्कुल सिंपल सा रूल है जो कहता है कि लेजिस्लेचर ने जो कुछ भी लिखा है वो कहीं ना कहीं ऑर्डिनरी मीनिंग ही लिखा है, प्लेन मीनिंग ही लिखा है, और अगर वो कुछ और बताना चाह रहा होगा तो वो क्लियरली स्पेसिफाई करेगा। कहते हैं इस रूल को हम सेफेस्ट रूल भी कहते हैं, बिकॉज द लेजिस्लेटर्स इंटेंशन कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम ओनली फ्रॉम द लैंग्वेज थ्रू विच इट एक्सप्रेस्ड इटसेल्फ। कहते हैं अगर हम लॉ मेकर की सच में इंटेंशन जानना चाहते हैं तो उसके वर्ड्स के थ्रू ही जान सकते हैं, और उसके वर्ड्स उसने लॉ में लिख दिए हैं, और लॉ में लिखे हुए वर्ड्स को जब हम इंटरप्रेट करते हैं तो ये बिल्कुल सेफेस्ट रूल है जो हमको क्लियर मीनिंग देता है, बिना किसी 3-5 किए, ठीक है। कहते हैं दिस रूल इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट एलिमेंट्री और कार्डिनल रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन। कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है हमारे इंटरप्रिटेशन का, और ये बिल्कुल सही आंसर हमको देने की कोशिश करता है, ठीक है। कहते हैं इफ द लैंग्वेज ऑफ अ स्टैच्यू इज प्लेन द ओनली ड्यूटी ऑफ द कोर्ट इज टू गिव इफेक्ट टू इट। कहते हैं अगर जो लैंग्वेज यूज की है लॉ मेकर ने, अगर वो प्लेन है तो कोर्ट का कोई काम नहीं है। कोर्ट की एक सिंपल सी ड्यूटी बनती है कि उसको इफेक्ट दे, मतलब उसको एग्जीक्यूट करे। इफेक्ट देने का मतलब यहाँ पे क्या है कि उस लैंग्वेज में जो कुछ लिखा हुआ है उसको एग्जीक्यूट करे। एंड द कोर्ट हैज नो बिजनेस टू लुक इनटू द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सच इंटरप्रिटेशन। फिर कोर्ट को ये देखने की जरूरत नहीं है कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। कहते हैं कभी कभी ऐसे भी होता है कि कोर्ट कहता है अगर हमने लिखी हुई लैंग्वेज को इस तरीके से इंटरप्रेट किया तो इसके नतीजे निगेटिव हो सकते हैं। नतीजे हमको नहीं देखने टिल द टाइम लैंग्वेज प्लेन है। अगर लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल है, अपने मीनिंग को क्लियरली स्पेसिफाई कर रही है, तो इन दैट सिचुएशन कोर्ट की ड्यूटी बनती है, बाउंडेशन है कोर्ट के ऊपर कि कोर्ट उस मीनिंग को इंटरप्रेट करके उसको एग्जीक्यूट करे, फिर भले ही उसका रिजल्ट कुछ भी निकले। कहते द कोर्ट इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू एक्सपाउंड द लॉ एज इट्स एग्जिस्ट एंड लीव द रेमेडी टू द लेजिस्लेचर इफ हार्श कंक्लूजन रिजल्ट्स फ्रॉम सच कंस्ट्रक्शन। कहते हैं भले ही फिर कोर्ट ने जो लैंग्वेज को इंटरप्रेट किया वो भले ही जितनी मर्जी हार्श क्यों ना हो, भले ही शायद वो किसी एक एग्रीव्ड पर्सन को रिलीफ भी ना देती हो, फिर भी आपको उसको इंटरप्रेट करना होगा। लेकिन अ लिटरल कंस्ट्रक्शन वुड not be denied only because the consequences to comply with the same may lead to a penalty। कहते हैं सिर्फ इस वजह से आप लिटरल कंस्ट्रक्शन को अडॉप्ट ना करें क्योंकि वो पेनल्टी की तरफ इशारा कर रहा है, ये कहना गलत होगा। अगर लिटरल कंस्ट्रक्शन मतलब लिटरल इंटरप्रिटेशन करते समय अगर ऐसा लग भी रहा है कि ऐसे इंटरप्रिटेशन के बेसिस पे एक पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर पेनल्टी इंपोज हो सकती है, तो होने दो, क्योंकि अगर लैंग्वेज क्लियर है तो लॉ मेकर शायद वही कहना चाहता था।
ठीक है, कहते हैं वेयर रीडिंग्स ऑफ अ स्टैचू आर एब्सोल्युटली क्लियर एंड देयर इज नो एम्बिग्विटी एज रिगार्ड्स द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन इज टू बी अप्लाइड एंड recourse to the other principle of interpretation is not required. Most important line, most important. कहते हैं अगर लैंग्वेज बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर वर्ड समझ में आ रहा है कि लॉ मेकर ने जो वर्ड्स लिखे हैं वो क्यों लिखे हैं, किस लॉजिक से लिखे हैं, क्या दिमाग में रखते हुए लिखे हैं, तो इन दैट सिचुएशन ये रूल सबसे बेस्ट रूल है। इसके अलावा आपको कोई और रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सबसे प्राइमरी रूल है, सबसे बेसिक रूल है, फोरमोस्ट रूल है। आप सबसे पहले इसी को यूज़ करते हो। हाँ, अगर इस रूल को लगाने के बाद आपको लगता है कि नहीं, लैंग्वेज एम्बिगुअस है, लैंग्वेज कुछ और कहना चाह रही है, लैंग्वेज के मीनिंग, लैंग्वेज के जो वर्ड्स के मीनिंग है वो क्लियर नहीं है, इन दैट सिचुएशन आप दूसरे रूल्स पर आइएगा। लेकिन जब तक वर्ड्स क्लियर हैं, जब तक मीनिंग प्लेन है, जब तक मीनिंग क्लियर है, तब तक दूसरे रूल पे आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सबसे बेस्ट रूल है और सेफेस्ट रूल है। ठीक है, कहते हैं ओनली व्हेन लिटरल कंस्ट्रक्शन रिजल्ट्स इन सम एब्सर्डिटी, कहते हैं हाँ, अगर लिटरल कंस्ट्रक्शन करने के बाद कुछ डिलाइमा क्रिएट हो जाता है, कुछ एम्बिग्विटी अराइज हो जाती है, देन ओनली अदर प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन में बी अप्लाइड, तभी आप दूसरे प्रिंसिपल्स को यूज करिएगा, अदरवाइज दूसरे प्रिंसिपल्स को यूज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, कहते हैं नाउ प्रिंसिपल्स लेड बाय सुप्रीम कोर्ट, कहते हैं ये एडिशन है, एग्जाम में आप इनको नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, अगर प्रिपेयर कर लेंगे तो आपको लिखने में आसानी होगी। कहते हैं आपको ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत हेल्प करेगा। आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर 3 या 4 मार्क्स में एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा जाता है तो जितना हम लोगों ने अभी पढ़ा उतना सफिशिएंट है। ठीक है, कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने भी इस रूल के रिगार्डिंग कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं। क्या? पहला प्रिंसिपल कहते हैं देयर इज नथिंग टू मॉडिफाई, ऑल्टर और क्वालिफाई द लैंग्वेज विच द स्टैचू कंटेन्स। कहते हैं अगर स्टैचू की लैंग्वेज को पढ़ने के बाद, लॉ मेकर की दी हुई लैंग्वेज को पढ़ने के बाद कोई जरूरत नजर नहीं आ रही उसको ऑल्टर करने की, उसको मॉडिफाई करने की, तो इट मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड इन द ऑर्डिनरी एंड नेचुरल मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंस। आप कोशिश करिए उन सारे वर्ड्स को एक नेचुरल मीनिंग दीजिए, एक ऑर्डिनरी मीनिंग दीजिए, जबरदस्ती इंटरप्रिटेशन के रूल्स लगाने की जरूरत नहीं। सेकंड, कहते हैं द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑल इंटरप्रिटेशन इज टू डिस्कवर द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, हम ऊपर भी पढ़कर आए। कहते हैं हर इंटरप्रिटेशन का एक गोल्डन ऑब्जेक्टिव होता है कि वो लॉ मेकर के इंटेंशन को जानना चाहता है, लेकिन लिखा है बट इंटेंशन मस्ट बी डिड्यूस्ड फ्रॉम द लैंग्वेज यूज्ड ओनली। कहते हैं लेकिन इस इंटेंशन को जानने के लिए आप लॉ मेकर से बात थोड़ी ना करोगे, उससे पूछोगे थोड़ी ना कि लॉ मेकर बताओ तुमने ये वर्ड्स क्यों लिखे। कहते हैं नहीं, वहां पर हमको इंटरप्रिटेशन करनी है और इंटरप्रिटेशन उन्हीं वर्ड से करनी है जो लॉ मेकर ने यूज किया है। कहते हैं वेयर बाय द यूज ऑफ क्लियर और अनइक्विवोकल लैंग्वेज कैपेबल ऑफ ओनली वन मीनिंग। कहते हैं जब वर्ड्स बिल्कुल क्लियर हो, ऐसी लैंग्वेज यूज की गई है जिसके डबल मीनिंग ना हो, तो इन दैट सिचुएशन अगर एक वर्ड का एक ही मीनिंग निकल के आ रहा है, देन एनीथिंग इज इनैक्टेड बाय द लेजिस्लेचर, इट मस्ट बी इन्फोर्स्ड हाउएवर हार्श और एब्सर्ड और कॉन्ट्रेरी टू कॉमन सेंस द रिजल्ट में भी। फिर भले ही वो पर्टिकुलर मीनिंग कितना हार्श इंटरप्रिटेशन कर रहा हो, वो किसी को नुकसान ही क्यों ना पहुंचा रहा हो, आपको वो अडॉप्ट करना होगा। कहते हैं लास्ट, द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट इज टू एक्सपाउंड द लॉ एज इट इज। कहते हैं कोर्ट की ड्यूटी बनती है कि वो लॉ को इस तरीके से इंटरप्रेट करे जिस तरीके से लॉ लिखा है, जबरदस्ती उसमें अपनी चीजें ऐड ऑन ना करें। अ जज इज नॉट कॉम्पिटेंट टू मॉडिफाई द लैंग्वेज ऑफ एन एक्ट इन ऑर्डर टू ब्रिंग इट इन अकॉर्डेंस विद हिज ओन व्यूज एज वॉट इज राइट एंड रीजनेबल। कहते हैं किसी भी जज की ये बिल्कुल भी ड्यूटी नहीं है कि वो अपने ओपिनियन को ठीक करने के लिए लॉ मेकर की इंटेंशन को ही चेंज कर दे। वो लॉ मेकर की लैंग्वेज को चेंज नहीं कर सकता, भले ही फिर उसका खुद का ओपिनियन कुछ और ही क्यों ना हो और लॉ मेकर कुछ और ही क्यों ना कह रहा हो। Therefore, the court should not add words by taking plea that legislature omitted it in the act. कोई भी जज ये नहीं कह सकता कि लॉ मेकर ये लिखना चाहता था लेकिन वो शायद गलती से भूल गया, इस वजह से नहीं लिखा, इस वजह से मैंने उसकी इंटरप्रिटेशन चेंज कर दी। इट इज नॉट अलाउड। ठीक, तो ये बच्चे हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया, विच इज रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, प्लेन मीनिंग रूल, द सेफेस्ट रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। ठीक है, अब इसके बाद जो सेकंड इंटरप्रिटेशन का रूल आएगा, रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। कहते हैं ये इसी का नेक्स्ट रूल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल ये भी अपने आप में है। क्यों? क्योंकि जब रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन अप्लाई नहीं हो रहा होता तब हमको रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन लगाना होता है। इसका मतलब सबसे पहले हम रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन ही यूज करेंगे। अगर उससे हमको पॉजिटिव आंसर नहीं मिलता, उससे हमको प्रॉपर जवाब नहीं मिलता, तो हम अपने सेकंड रूल पे आएंगे, रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन पे। रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन क्या कहता है, जरा एक लाइन पढ़िए समझ में आ जाएगा ध्यान से। कहते लिखा व्हेन द स्टैच्यूटरी वर्ड्स आर कैपेबल ऑफ टू मीनिंग्स। देखो मैंने पहले ही बोला था, इतने स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद ही आपको समझ में आ गया होगा कि लिटरल कंस्ट्रक्शन से उठकर हम रीजनेबल कंस्ट्रक्शन पे क्यों आए। क्योंकि लिटरल कंस्ट्रक्शन कहता था कि लिटरल रूल तो ये कहता था कि भैया प्लेन मीनिंग दो, अगर प्लेन मीनिंग मिल रहा है तो दूसरे रूल पे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर प्लेन मीनिंग नहीं मिल रहा, एक वर्ड का एक मीनिंग नहीं मिल रहा, तो दूसरे रूल पे जाना। और अब हम देखो दूसरे रूल पे आ गए, क्योंकि एक वर्ड के दो मीनिंग है।
तभी लिखा व्हेन द स्टैट्यूटरी वर्ड्स आर कैपेबल ऑफ टू मीनिंग्स, कहते हैं जब लॉ में लिखे हुए वर्ड्स के दो मीनिंग निकल कर आए तो प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू दैट मीनिंग which produces the more reasonable and just result, as the justice and reason constitute the great general legislative intent in every piece of legislation. कहते हैं अगर किसी भी पर्टिकुलर वर्ड के दो मीनिंग निकल कर आते हैं तो दो मीनिंग में से कोई एक ही अडॉप्ट करना है, और वो अडॉप्ट करिएगा जो न्याय दिलाए। ऐसे मीनिंग को अडॉप्ट करिएगा जो लॉ मेकर के इंटेंशन को प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर पाए। जब भी आप किसी भी लॉ को पढ़ते हैं तो उस लॉ को पढ़ने से पहले उस लॉ का ऑब्जेक्टिव पढ़िए कि मेन ये लॉ बनाया क्यों गया है। जहां हम बोलते हैं कि ये पर्टिकुलर लॉ का प्रीएम्बल है, वो प्रीएम्बल में बताया जाता है कि व्हाट वाज द मेन रीजन बिहाइंड इनैक्टिंग दिस लॉ। कहते हैं अगर ऑब्जेक्टिव पढ़ दिया आपने, फिर लॉ को पढ़ रहे हैं, लॉ को पढ़ने के बाद कहीं एक लाइन पे, एक स्टेटमेंट में, एक वर्ड में दो मीनिंग निकल रहे हैं, अब आपको समझ नहीं आ रहा कौन सा मीनिंग अडॉप्ट करें, तो कहते हैं उस मीनिंग को अडॉप्ट कर लो जो मीनिंग आपके ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करता हो, वो मीनिंग जो लोगों को न्याय दिलाता हो। तभी वापस से पढ़िएगा व्हेन द स्टैट्यूटरी वर्ड्स आर कैपेबल ऑफ टू मीनिंग्स, कहते हैं जब लॉ के लिखे हुए वर्ड्स के दो मीनिंग निकल कर आए, प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू दैट मीनिंग, उस मीनिंग को प्रेफरेंस दीजिएगा विच प्रोड्यूसेस द मोर रीजनेबल एंड जस्ट रिजल्ट, उस पर्टिकुलर मीनिंग को अडॉप्ट करिए जो ज्यादा रीजनेबल लगे। As the justice and reason constitute the great general legislative intent in every piece of legislation, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि लॉ मेकर लॉ लिखते समय न्याय को ध्यान में रखते हुए वर्ड्स को यूज करता है, तो आप भी उस पर्टिकुलर वर्ड को यूज करिए जो न्याय दिलाए। बिल्कुल ठीक बात है। कहते हैं अब ऊपर पढ़ते हैं, कहते लिखा दिस रूल परमिट्स द जजेस टू कंस्टिट्यूट लिबरली, कहते हैं ये एक पर्टिकुलर रूल ऐसा है जो जजेस को इंटरप्रिटेशन करने में हेल्प करता है और उनको बोलता है कि जब दो मीनिंग निकल कर आए तो उस मीनिंग को अडॉप्ट करिएगा जो लिबरल हो। लिबरल होने का मतलब क्या है? जहां ज्यादा हार्श एक्टिविटीज ना यूज हो। लिबरल का मतलब क्या है? जहां पे लोगों को नुकसान ना हो। कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ रूल्स कैन बी डन, कहते हैं एक फ्लेक्सिबिलिटी है जो जजेस को दी गई है, लेकिन ये तब जब रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन से पॉजिटिव रिप्लाई ना मिले। कहते हैं वेयर फॉर अ वर्ड वाइड एंड नैरो मीनिंग टू बी गिवन, कहते हैं जहां पे एक पर्टिकुलर वर्ड है और उस वर्ड को आप बहुत ज्यादा वाइड मीनिंग दे सकते हो, कुछ वर्ड ऐसे भी होंगे जिनको हम बहुत ज्यादा वाइड मीनिंग नहीं दे सकते। हाउएवर वेयर अ नैरोअर मीनिंग गिव्स द डिजायर्ड रूल देन सच मीनिंग टू बी गिवन, कहते हैं अगर एक नैरोअर वर्ड दिया है, एक छोटा सा वर्ड दिया है जिसका वाइड इंटरप्रिटेशन करने की जरूरत नहीं है तो नहीं करिए, क्योंकि फिर लिटरल कंस्ट्रक्शन कहता है जो लिखा है एज इट इज वैसे रखिए। लेकिन अगर कोई इंटरप्रिटेशन करने के लिए वर्ड ऐसा है जिसकी वाइडर इंटरप्रिटेशन अलाउड है तो आप कर सकते हैं। नाउ दिस रूल स्ट्राइक्स द बैलेंस बिटवीन द गुड एंड बैड। अब जब दो मीनिंग निकल कर आएंगे, एक अच्छा और एक बुरा, तो आप अच्छे वाले मीनिंग को अडॉप्ट करिए। तभी लिखा द लिबरल कंस्ट्रक्शन मस्ट फॉलो फ्रॉम द लैंग्वेज यूज्ड, दस द रूल डज नॉट मिलिटेट अगेंस्ट द प्लेन मीनिंग रूल। ध्यान रखिएगा, अगर रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन से आपको पॉजिटिव रिप्लाई मिल जाता है और जबरदस्ती इस रूल को आप अप्लाई नहीं कर सकते। तभी देखिए लिखा है, कहते हैं प्रिंसिपल्स लेट डाउन में पहले सेकंड नंबर प्रिंसिपल पढ़िए। कहते हैं अगर सोशियो इकोनॉमिक लेजिस्लेशन है, वेलफेयर लॉज है, लेबर लॉज है, जो एक पर्टिकुलर सोसाइटी को अपग्रेड करने के लिए बनाए गए हैं, कुछ पर्सन्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं, लाइक सोशल इकोनॉमिक लॉज में दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट भी आ जाता है जो टेनेंसी के लिए बनाया गया है, जो टेनेंट के इविक्शन के राइट को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया कि कहीं लैंडलॉर्ड अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठा के टेनेंट को घर से ना निकाल दे, इसके लिए लॉ बनाया गया है। तो ये एक पर्टिकुलर पर्सन के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया। तभी लिखा सोशियो इकोनॉमिक लेजिस्लेशन, सोशल इकोनॉमिक लेजिस्लेशन विद द ऑब्जेक्ट ऑफ सिक्योरिंग सोशल वेलफेयर इज नॉट मेंट टू बी इंटरप्रिटेटेड नैरोली। कहते हैं ऐसे लेजिस्लेचर्स को, ऐसे लॉ लिखे हुए लॉ को आप नैरो इंटरप्रिटेशन नहीं देंगे, क्योंकि अगर आप नैरो इंटरप्रिटेशन देंगे तो शायद उनका ऑब्जेक्टिव ही डिफीट हो जाए। देयरफॉर वेलफेयर लेजिस्लेशन मस्ट बी इंटरप्रिटेटेड इन अ थर्ड वर्ल्ड पर्सपेक्टिव फेवरिंग वीकर एंड पुअरर क्लास। तो जब आप सोशल इकोनॉमिक लेजिस्लेशंस को इंटरप्रेट करिएगा तो आप उन पर्सन्स को ध्यान में रखिएगा जिन पर्सन्स को ध्यान में रखते हुए ये लॉ बनाया गया। कहते हैं आप बेनिफिशियल एक्ट में कंटेन सम पेनल प्रोविजन, कहते हैं ऐसा हो सकता है कि कुछ एक्ट ऐसे हों जिनमें कुछ पेनल प्रोविजंस भी दिए हों, बट देयर इज नो नीड टू कंस्ट्रक्ट सच एक्ट रेस्ट्रिक्टिवली दाउ इक्वली देयर इज नो नीड टू एक्सटेंड इट बियॉन्ड इट्स नेचुरल मीनिंग। कहते हैं अगर पेनल प्रोविजंस दिए हैं तो पेनल प्रोविजंस कोर्ट आप अनाउंस कर सकते हो, लेकिन ध्यान में रखिएगा कि किस रीजन की वजह से वो पेनल प्रोविजंस दिए। तभी यहाँ पे बोला गया जब एम्बिग्यूटी अराइज हो बिटवीन टू थिंग्स तो आप लिबरल रूल को फॉलो करिए। ठीक है, कहते हैं पहला नंबर लिखा रूल ऑफ इक्विटी शुड बी अप्लाइड टू ऑल स्टैट्यूट्स व्हिच डिजर्व्स लिबरल इंटरप्रिटेशन। रूल ऑफ इक्विटी का मतलब है कि सबको इक्वल मान के चलिए, और जो पुअरर सेक्शन है, जो वीकर सेक्शन है, उसको लिबरल कंस्ट्रक्शन में लेकर आइए। ठीक है,
तो ये दो तरीके के रूल बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारे कवर हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन और एक रूल ऑफ लिबरल कंस्ट्रक्शन। इसके बाद हम लोग आज इस पर्टिकुलर वीडियो में 2 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। टोटल हमारे 3 क्वेश्चन डिस्कस हो गए हैं। देखिए, तो अगर मैं बोलूँ तो इस तरीके से हम लोगों ने 12 मार्क्स का एक तरीके से मैटर प्रिपेयर कर लिया, क्योंकि 4-4 मार्क्स में तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कहते हैं अब 2 सेकेंडरी रूल्स भी हम पढ़ेंगे, और सबसे पहला जो सेकेंडरी रूल है वो लिखा है फुल लिस्ट रूल। कहते हैं फुल लिस्ट रूल क्या होता है, आइए ध्यान से देखते हैं। क्या हमको सर ये लीगल मैक्सिम याद करनी होगी लैटिन वर्ड्स में? नहीं करनी होगी, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि अगर ये एज इट इज लिखकर आ जाती है तो इसका एक्सप्लेनेशन फुल लिस्ट रूल का ही आपको लिखना। ठीक है, कहते हैं जो ये फुल लिस्ट रूल है ये क्या है? कहते हैं फुल लिस्ट रूल का मतलब है कि अगर लॉ मेकर ने किसी चीज को इंक्लूड किया है, कहते हैं फुल लिस्ट रूल क्या कहती है कि अगर लॉ मेकर ने किसी चीज को इंक्लूड किया है तो बाकी जितनी चीज़ों के बारे में उसने नहीं लिखा, इसका मतलब लॉ मेकर उसको एक्सक्लूड करना चाहता था। ध्यान से फिर से सुनिए, कहते हैं ये लीगल मैक्सिम जो फुल लिस्ट रूल है ये क्या कहता है कि अगर एक चीज को इंक्लूड किया है लॉ मेकर ने, तो इसका मतलब बाकी सारी जितनी चीजें छूट गई उन सबको एक्सक्लूड कर दिया लॉ मेकर ने। किसी चीज को एक्सप्रेसली इंक्लूड करने का मतलब बाकी सारी चीजों को एक्सक्लूड कर देना, ये इस रूल का मेन फंडा है। कहते देखो कैसे लिखा है, कहते लिखा है, ध्यान से पहले लाइन पढ़िएगा। द मैक्सिम मीन्स दैट द एक्सप्रेस मेंशन ऑफ वन थिंग, अगर एक चीज को लॉ मेकर ने एक्सप्रेसली मेंशन किया है, देन इट इम्प्लाइज द एक्सक्लूशन ऑफ अनदर, तो इसका मतलब है कि वो दूसरी चीज को एक्सक्लूड कर रहा है। मार्क कर लो, हाईलाइट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। कहते हैं लीगल मैक्सिम क्या कहती है? इट मीन्स द एक्सप्रेस मेंशन ऑफ वन थिंग, अगर आपने किसी एक चीज को एक्सप्रेसली मेंशन किया है, इसका मतलब लॉ मेकर बाकी सारी चीजों को एक्सक्लूड करना चाहता था। ठीक है, कहते हैं ध्यान से देखिएगा, नीचे आइए, छोड़िए सब कुछ, अभी नीचे आइए। देखिए, द फुल लिस्ट रूल मींस दैट द इंक्लूजन ऑफ वन इंप्लाइज द एक्सक्लूजन ऑफ अदर्स। कहते हैं ये रूल क्या कहता है? अगर एक चीज को आपने इंक्लूड किया मतलब बाकी सारी चीजों को एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है, कहते हैं द एक्सप्रेस मेंशन ऑफ वन थिंग इंप्लाइज द एक्सक्लूजन ऑफ अनदर, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सर हम। टू एक्सप्रेस और इंक्लूड वन थिंग इंप्लाइज द एक्सक्लूजन ऑफ द अदर और ऑफ द अल्टरनेटिव। कह रहे हैं अगर एक चीज को एक्सप्रेसली आपने इंक्लूड किया तो उसके जितने ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं सबको एक्सक्लूड कर दो, सबको क्या कर दो? फिर देखो, कहते हैं द मैक्सिम मीन्स दैट व्हाटएवर इज ओमिटेड इज अंडरस्टूड टू बी एक्सक्लूडेड। कहते हैं जिन चीजों को लॉ मेकर ने नहीं लिखा वो इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि लॉ मेकर उन सब चीजों को एक्सक्लूड करना चाहता था। कहते सर पहले एग्जाम्पल बताओ फिर पढ़ेंगे। आओ देखो नीचे एग्जाम्पल लिखा, ध्यान से। कह रहे लिखा द रूल दैट ईच सिटीजन इज इंटाइटल टू वोट, इतना स्टेटमेंट लिखा है। कह रहे हर एक सिटीजन का राइट है कि वो वोट दे सकता है। इसका मतलब अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन इंडियन सिटीजन नहीं है तो वो वोट दे ही नहीं सकता। तभी देखो लिखा है इट इंप्लाइज दैट नॉन सिटीजन्स आर नॉट इंटाइटल टू वोट, क्योंकि लॉ मेकर ने क्या लिखा? ओनली सिटीजन्स आर अलाउड टू वोट। क्या लिखा? ईच सिटीजन इज इंटाइटल टू वोट, हर एक सिटीजन वोट दे सकता है। इसका मतलब लॉ मेकर कह रहा है सिर्फ सिटीजन ही दे सकता है, बाकी जितने भी लोग हैं वो नहीं दे सकते। बाकी बचा ही कौन? नॉन सिटीजन। कहते हैं वो वोट नहीं दे सकते। ठीक है, फिर सेकंड में देखो क्या लिखा, अ साइन दैट रीड्स ओपन टू पर्सन 21 एंड ओवर। कहते हैं आप एक रेस्टोरेंट में गए और उस रेस्टोरेंट में एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट है, एक होटल है, एक बार है, एक लॉन्च है। आप वहां गए और वहां पे लिखा हुआ था इट इज ओपन टू पर्सन 21 और मोर। इसका मतलब वो कहना चाहता है कि ये जो पर्टिकुलर प्लेस है वो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए ओपन है, यहाँ पे सिर्फ वही लोग अलाउड हैं जिनकी एज 21 और मोर देन 21 है। क्या उन्होंने ये लिखा कि 21 से नीचे वाले नहीं आ सकते? लेकिन हम इंटरप्रेट तो इसको इसी तरीके से करते हैं। इसका मतलब लॉ मेकर ने कहीं ना कहीं 21 से नीचे वाले एज वाले लोगों को एक्सक्लूड कर दिया। तभी देखो लिखा है ओपन टू पर्सन्स 21 एंड ओवर, इट इंप्लाइज दैट द प्लेस इज नॉट ओपन टू पर्सन्स अंडर 21। कहते हैं ये स्टेटमेंट क्लियर कट बताता है कि ये जगह 21 साल से नीचे वाली एज के लोगों के लिए ओपन नहीं है। इट मीन्स, फिर से देखना, एक्सप्रेस मेंशन ऑफ वन थिंग मीन्स द एक्सक्लूशन ऑफ ऑल अदर। अगर कोई एक चीज एक्सप्रेसली मेंशन की गई है इसका मतलब बाकी सारी चीजों को एक्सक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, कहते हैं, अब ध्यान से पढ़िए, द मैक्सिम इज बेस्ड ऑन द रेशनल दैट इफ लेजिस्लेचर हैड इंटेंडेड टू अकोमोडेट अ पर्टिकुलर रेमेडी और अलाउंस इट वुड हैव डन सो एक्सप्रेसली। कहते हैं ये पर्टिकुलर रूल ये कहता है कि अगर लेजिस्लेचर को कोई रेमेडी देनी थी, किसी चीज को इंक्लूड करना था, तो वो एक्सप्रेसली इंक्लूड करता। अगर उसने एक्सप्रेसली उसको इंक्लूड नहीं किया इसका मतलब वो उसको एक्सक्लूड करना चाहता है। तभी लिखा, इफ द लेजिस्लेचर डिड नॉट प्रोवाइड फॉर सच एन अलाउंस और इवेंट इट शुड बी अज्यूम दैट इट मेंट नॉट टू।
कहते हैं अगर लेजिस्लेचर ने किसी चीज़ को इंक्लूड नहीं किया, इसका मतलब वो उसको एक्सक्लूड करना चाहता था। ये इस रूल का फंडामेंटल प्रिंसिपल। बिल्कुल ठीक बात है। एक लाइन और बच के ऊपर वो भी पढ़ लेते हैं। इफ वन और मोर थिंग ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास आर एक्सप्रेसली मेंशन्ड इन एन इनैक्टमेंट, दैट मीन्स दैट अदर थिंग्स बिलोंगिंग टू द सेम पर्टिकुलर क्लास आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डोमेन ऑफ द स्टैट्यूट। बिल्कुल ठीक बात है। यार अगर एक पर्टिकुलर क्लास को इंक्लूड किया है तो इसका मतलब बाकी क्लासेस को एक्सक्लूड कर दिया है। बिल्कुल ठीक है सर। फुल लिस्ट रूल समझ में आ गया, दो एग्जाम्पल समझ में आ गया। अगर आपको एग्जाम्पल ध्यान रहेगा तो आपको रूल भी हमेशा ध्यान रहेगा। आइए देखते हैं लास्ट रूल क्या कहता है। कहते हैं और सेकेंडरी रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन में हमसे पूछा गया नोसेसिटर असोसिस। कहते हैं ये कौन सा रूल है, आइए देखते हैं क्या है। कहते हैं ये एक बहुत अच्छा रूल है, लेकिन इसको रूल ऑफ एजस्डम जनरस, जो शायद आप नेक्स्ट वीडियो में आप रिवाइज करते समय पढ़ोगे, उससे इसको मिक्सअप ना करिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं नोसेसिटर असोसिस क्या है। ध्यान से देखो क्या है। कहते लिखा द लैटिन फ्रेज नोसेसिटर असोसिस, इट मीन्स अ वर्ड इज नोन बाय द वर्ड्स विद विच इट इज एसोसिएटेड। कह रहे मान लो कि 4-5 वर्ड दिए, वर्ड 1, वर्ड 2, वर्ड 3, वर्ड 4, वर्ड 5, वर्ड 6, 6 वर्ड्स लिखे हुए, 1 2 3 4 5 6, 6 वर्ड दिए हुए सर। कहते हैं हम इसमें से एक 4th नंबर वर्ड ऐसा है जिसके इंटरप्रिटेशन करने में प्रॉब्लम हो रही है। बाकी 6 में से 5 वर्ड क्लियर कट स्पेसिफाई करते हैं कि ये क्या चीज है। बिल्कुल ठीक है। कहते लेकिन एक 4थे नंबर पे लिखा हुआ वर्ड ये समझ में नहीं आ रहा, इसके 2 मीनिंग निकल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा किसको अडॉप्ट करे और किसको अडॉप्ट ना करे। तो नोसेसिटर असोसिस का रूल कहता है कि जरा पता लगाओ कि पहला वर्ड, दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड, 5वां वर्ड, 6ठा वर्ड ये किस चीज को इंडिकेट करता है। क्या ये किसी क्लास को इंडिकेट करता है? अगर ये किसी क्लास को इंडिकेट करता है तो चौथे वाले वर्ड के मीनिंग को भी उसी क्लास के अकॉर्डिंग इंटरप्रेट करिए जिसके आगे पीछे ये बैठा हुआ है। इसका मतलब देखो, फिर से देखो क्या लिखा है। कह रहे हैं किसी भी वर्ड की इंटरप्रिटेशन अगर आपको डबल मीनिंग की तरफ लेके जा रही है तो आप उस मीनिंग को अडॉप्ट करिए जो उसके अगल बगल वाले वर्ड्स को मिला हुआ है। तभी देखो लिखा है द लैटिन फ्रेज नोसेसिटर असोसिस मींस अ वर्ड इज नोन बाय द वर्ड्स विद विच इट इज एसोसिएटेड। उसके अगल बगल क्या लिखा है। कहते हैं व्हेन अ वर्ड इज एम्बिगुअस, कहते हैं जब कोई वर्ड एम्बिग्विटी अराइज कर दे, एक वर्ड के 2 मीनिंग निकल कर आ रहे हैं, देन इट्स मीनिंग मे बी डिटरमाइंड बाय रेफरेंस टू द रेस्ट ऑफ द स्टैट्यूट। कहते हैं फिर उस पर्टिकुलर वर्ड की मीनिंग को असर्टेन करने के लिए आप रिमेनिंग लॉ को पढ़िए और आप जानिए कि वो पर्टिकुलर वर्ड किसके बारे में बात कर रहा है। एक एग्जाम्पल देता हूं पहले यहीं पे आपको। कहते लिखा है इन द फ्रेज, कहते हैं एक फ्रेज है जहां पे 5 वर्ड्स लिखे हैं। देखो लिखा है स्टैपल। स्टैपल मतलब स्टेपलर की स्टेपल्ड पिन, जो स्टेपलर होता है उसकी पिन होती है ना। हाँ। राइवेट्स इज लाइक अ कील, एक पेंच जो होता है जिसमें चूड़ी बनी होती है जिसमें नट डलता है, इट्स अ राइवेट। फिर लिखा है नेल्स, फिर लिखा है पेंस, पेंस मीन्स बोर्ड पेंस, एंड स्टेक्स, स्टेक्स का मतलब भी एक तरीके की कील। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि सर स्टैपल हमको पता है क्या होता है, राइवेट पता है क्या होता है, पिन पता है क्या होता है, स्टेक्स पता है क्या होता है। सर ये जो वर्ड लिखा ना नेल, ये 2 मीनिंग निकाल के दे रहा है। एक नेल का मतलब तो कील भी हो सकती है और एक नेल का मतलब फिंगर नेल भी हो सकता है, नाखून भी हो सकता है। अब अगर हमसे कोई पूछे कि यहाँ पे ये जो नेल वर्ड यूज हुआ है ये नाखून वाला नेल है, फिंगर नेल्स है, या ये कील वाला नेल है, तो कहते हैं सर हम देखते हैं कि जरा इसके अगल बगल वर्ड्स क्या लिखे। सर इसके अगल बगल वर्ड्स लिखे स्टेपल, राइवेट्स, पेंस, स्टेक्स। कहते हैं इसके बेसिस पे इस नेल का मतलब फिंगर नेल तो नहीं हो सकता, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका मीनिंग क्या निकल के आएगा, कील होगा। तभी देखो लिखा इन द फ्रेज स्टैपल, राइवेट्स, नेल्स, पेंस, स्टेक्स, द वर्ड नेल obviously does not refer to fingernails. कहते it means an unclear word or a phrase is to be determined on the basis of its context, the words or phrases surrounding it. कहते हैं अगर एक वर्ड का मीनिंग आपको इंटरप्रेट करने में दिक्कत हो रही है तो जरा देखिए कि वो वर्ड किसके आगे पीछे घूम रहा है। कहते हैं जो उसके अगल बगल वर्ड्स दिए हैं अगर उसका मीनिंग क्लियर है तो उसी से मिलता जुलता मीनिंग आप उस एम्बिगुअस वर्ड को भी दे दीजिए। ठीक है। कहते हैं द डॉक्ट्राइन ऑफ नोसेसिटर असोसिस इज अ लेजिटिमेट रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड इट अप्लाइज ओनली व्हेन देयर इज एनी डाउट अबाउट द मीनिंग विच इज टू बी अटैच्ड टू वर्ड्स इन अ स्टैट्यूट। कहते हैं ध्यान रखना ये पर्टिकुलर रूल आप तभी अप्लाई कर पाओगे जब किसी एक पर्टिकुलर वर्ड के मीनिंग में आपको डाउट हो। अगर उसके वर्ड के मीनिंग में आपको डाउट अराइज नहीं हो रहा, बिल्कुल क्लियर कट मीनिंग नजर में आ रहा है, फिर तो रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन लग गया, जबरदस्ती नोसेसिटर असोसिस लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। कहते हैं द मीनिंग ऑफ अ डाउटफुल वर्ड में बी डिटरमाइंड बाय रेफरिंग द मीनिंग ऑफ इट्स अकम्पनीइंग वर्ड। कहते हैं जब एक पर्टिकुलर वर्ड अगर आपके लिए डाउटफुल बन जाए तो उस डाउटफुल वर्ड के मीनिंग को असर्टेन करने के लिए देखिए कि उसके साथ में अकम्पनी, उसको कंपनी देने के लिए कौन से वर्ड्स हैं।
कहते दिस मैक्सिम लेज डाउन दैट द मीनिंग ऑफ अ वर्ड कैन बी नोन फ्रॉम द कंपनी इट कीप्स। और ये बहुत अच्छी बात है, कहते हैं अब एक तरीके से हम हिंदी में बोले तो हम ऐसे कहते हैं कि जरा देखिए वो जो पर्टिकुलर वर्ड जो एम्बिग्विटी रेज कर रहा है उसकी संगत क्या है, उसके आसपास कौन कौन से लोग हैं, उनको इंटरप्रेट कर लीजिए, इसका मीनिंग अपने आप नजर आ जाएगा। ठीक है, कहते हैं दिस डॉक्ट्राइन इज यूजफुल व्हेन द टर्म वन इज ट्राइंग टू इंटरप्रेट इज ग्रुप्ड टुगेदर विद 2 और मोर टर्म्स दैट हैव सिमिलर मीनिंग। कहते हैं ये इंटरप्रिटेशन का रूल तभी लग पाएगा, ये प्रिंसिपल आपकी हेल्प तभी कर पाएगा जब एक एम्बिगुअस वर्ड के अगल बगल कुछ ऐसे वर्ड हो जिनके मीनिंग क्लियर। ठीक है, कहते हैं दीज टर्म्स में प्रोवाइड क्लू ऑन हाउ ब्रॉडली और नैरोली अ टर्म शुड रीजनेबली बी इंटरप्रेटेड। कहते हैं इसके थ्रू आपको पता लग पाता है कि एक पर्टिकुलर वर्ड को आप किस तरीके से इंटरप्रेट करना चाहते हैं। ठीक है, चलो नीचे आते हैं। कहते हैं लिमिटेशन ऑन द एप्लीकेशन ऑफ दिस डॉक्ट्राइन। कहते हैं ऐसी कौन सी सिचुएशन होगी जहां पे आप इस डॉक्ट्राइन को अप्लाई नहीं कर पाओगे, तो कहते हैं लिखा वेयर द इंटेंट ऑफ द लेजिस्लेचर इज क्लियर और द मीनिंग ऑफ द वर्ड इज नॉट डाउटफुल। नॉट डाउटफुल का मतलब है कि कोई डाउट नहीं है, मीनिंग बिल्कुल क्लियर है, तो जबरदस्ती इस रूल को नहीं लगाओगे। अगर मैं यहां लिख देता नेल की जगह पे फिंगर नेल, कहते हैं अब आप जबरदस्ती ये नहीं बोलेंगे कि अगल बगल वर्ड वाले जो वर्ड हैं वो तो फिंगर नेल से मेल नहीं खाते। जब लॉ मेकर ने क्लियर कट लिख दिया फिंगर नेल, इसका मतलब वो फिंगर नेल के बारे में ही कहना चाहता है। ऐसी सिचुएशन में आप नोसिसिटर असोसिस का रूल को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कहते हैं वेयर द वर्ड्स इन अ स्टैच्यू हैव गिवन अ वाइडर कॉनोटेशन इंटेंशनली। कहते हैं अगर लॉ मेकर ने वर्ड को लिखते समय एक वाइडर इंटरप्रिटेशन देने की कोशिश की है, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है नेल इंक्लूडिंग फिंगर नेल, कहते हैं जब उसने लिख दिया कि नेल इंक्लूडिंग फिंगर नेल, इसका मतलब वो वाइडर इंटरप्रिटेशन देना चाहता था। वो ये कहना, उसको उसके दिमाग में ये चीज़ आ गई थी कि अगर नेल वर्ड लिखेंगे तो लोग कील से रिप्रेजेंट करेंगे, इसी वजह से उसने लिख दिया इंक्लूडिंग फिंगर नेल। इसका मतलब लॉ मेकर का इंटेंशन बिल्कुल क्लियर था कि वो वाइडर मीनिंग देना चाहता है इस वर्ड को। द डॉक्ट्राइन कैन नॉट बी इन्वॉल्व टू नैरो डाउन द मीनिंग ऑफ द वर्ड। उस सिचुएशन में आप इस पर्टिकुलर डॉक्ट्राइन का यूज करके, डॉक्ट्राइन मीन्स इट्स लाइक अ प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल का यूज करके उसके वर्ड की इंटरप्रिटेशन को कम नहीं कर सकते। ठीक, तो ये बच्चे हम लोगों ने इंपॉर्टेंटली 4 रूल्स आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस किए। कौन कौन से? एक रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, एक रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, एक फुल लिस्ट रूल, एक नोसिसिटर असोसिस, और इसके अलावा हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया दैट व्हाट वाज द नीड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। तो आज की वीडियो को बच्चे यहीं तक रखते हैं हम। यहाँ पे हमारे 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, नए चैप्टर को डिस्कस करेंगे, इसी चैप्टर के रिमेनिंग क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से हमारा धीरे धीरे रिवीजन होता चला जाएगा। तो दैट इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। होप सो आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर समझ में आए। अच्छे से इसको पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा, जिससे कि आपको एग्जाम में इसके आंसर्स लिखने में प्रॉब्लम ना हो। तो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर डे। एंजॉय योर डे। गुड बाय, बाय बाय।